कल हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 को कंप्लीट करा था और मूल कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया था कल। आपने सभी क्वेश्चन किए होंगे, लेक्चर 2 के पूरा देखा था ना तुमने, तो आपका सारे क्वेश्चन समझने आ गए होंगे और आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाए होंगे तो लग गए होंगे। अगर कुछ बचते हैं, नहीं लग पा रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उन्हें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 3 पर चल रहे हैं। लेक्चर 3 में मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आता होगा, मगर हमें तो सभी बच्चों को देख के चलना है, तो हम तो पूरा करा के चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, क्या है नया टॉपिक कब का? ये है पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे देखने वाले हम। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कोई भी एलिमेंट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर जेड क्या होता है, जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, एटॉमिक मास होता है, या कहूँ इसी एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। और ये एक्स क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है ना, सिंबल होता है एलिमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हेडिंग, एटॉमिक नंबर क्या है। क्या है पहली बात, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ बच्चे जानते होंगे, ये तो नाइन्थ का टॉपिक है। ठीक है, तो एटॉमिक क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, या ऑफ एन एलिमेंट की जगह एटम लिख लो, ऑफ एन एटम। ठीक है ना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। जैसे मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आप जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को याद होंगे, 30 तक तो सभी को याद होने चाहिए, मैं लिखवा भी दूंगा अभी। तो 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है कि उसमें हमारे 7 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि Z इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर होता है। ठीक है, अब मैं एक बात और बोल देता हूं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक एटम पर, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना आया हो। यानी कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में आपका जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ रहे हो, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। अगर उस पर चार्ज आ गया तो वेरी कर जाएंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए ये बात सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाएंगे, क्योंकि चार्ज आता ही क्यों है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब चार्जिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो होती है। चार्ज चेंज होगा, चार्ज ट्रांसफर होता है, तो प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता मगर इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता है जैसे ही किसी भी स्पीसीज पर चार्ज आता है। तो समझने आया, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब बात आती है आपका दूसरी बात, एटॉमिक मास। ठीक है, देखो मेरे माउथ में अल्सर हो गए हैं, इस मारे थोड़ी सी आवाज़ मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है, मैनेज कर लेना आप। एटॉमिक मास हमने पहला क्या देखा, एटॉमिक नंबर देखा, ये गया, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब दूसरा देख रहे हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द, और इसको एटॉमिक मास को ही क्या कहते हैं, हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ध्यान रखना, एटॉमिक मास ही नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है, और इसी एटॉमिक मास को मास नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, आप समझ में आया। तो ये है क्या, एटॉमिक मास क्या है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in a nucleus। ठीक है, in a nucleus of an atom। ठीक है, तो ये क्या है, एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हमारा हम जानते हैं प्रोटॉन ही तो जेड होता है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं जेड प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपके बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। सोडियम 1123, मुझे ये बताओ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ये पता चला कि 11 सोडियम, पहले तो ये क्या है, Na क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, वो एलिमेंट क्या है, सोडियम है। ठीक है ना, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और ये आपको क्या दिया है, 23 एटॉमिक मास दिया है। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11 ही हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बता दो। मैंने अभी बताया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, डेट इज एटॉमिक मास, यानी मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये जो ऊपर दिया होता है ये 23 हो गया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, आपको पता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन फॉर्मूला होता है, हमसे न्यूट्रॉन निकलवा रहा है, ए हमें पता है, हमारे पास 23 है, पी कितना है, 11 है। तो आप न्यूट्रॉन का नंबर नहीं निकाल पाओगे क्या, कितना हो गया न्यूट्रॉन का नंबर, 12 हो गया कि नहीं हो गया। तो न्यूट्रॉन का नंबर हमारा 12 हो गया। तो आप ऐसे निकाल लोगे। ये सभी बेसिक चीजें हैं, ये काफी बच्चों को आती होंगी, जिसको नहीं आती है वो सीख लो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
एक और एग्जांपल लिख लो। मैंने कहा नाइट्रोजन के ऊपर हमने -3 चार्ज दे दिया, ठीक है। तो अब मैं फिर से वही क्वेश्चन करता हूँ, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब ये आपको नोन होगा किसी, अभी मैं सभी एटॉमिक नंबर वगैरह लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। नाइट्रोजन -3 है तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो 7 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताओ। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है, मास नंबर को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहते हैं। तो मास नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो गया। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता दो। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मैंने क्या कहा था कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, मगर आपका एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मगर यहाँ पर तो चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा। कितना होगा, अगर न्यूट्रल होता तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होता इलेक्ट्रॉन का नंबर, बट यहाँ पर -3 है। -3 कैसे आया होगा, नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा एटम के ऊपर, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे, यानी उस पर 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, तभी तो -3 चार्ज हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं नंबर ऑफ आपसे न्यूट्रॉन पूछना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछना चाहूँ यहाँ पर, तो वो इजीली मैं बता सकता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, A-Z, यानी A- प्रोटॉन, ठीक है ना। तो A कितना है यहाँ पर 14 और Z कितना है 7, तो 7 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं आ गया, समझने आया ये है। तो ये सब आप कर सकते हो। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और दे दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को पहले तो मैं एटॉमिक नंबर बता दूं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है 30 तक तो सभी को याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको एटॉमिक नंबर तो 30 तक याद होने चाहिए, और आपको एटॉमिक नंबर तो आप इजीली निकाल सकते हो मैजिक नंबर के थ्रू। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ लोगे तो आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, मगर एटॉमिक वेट आप इजीली आपको कैलकुलेट नहीं करना आता, आपको याद नहीं रहेगा एटॉमिक वेट। तो आपको फिर कैसे करना है, आपको कुछ के याद रखने पड़ेंगे एटॉमिक वेट, नहीं तो एटॉमिक वेट तो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। बस किन के नहीं दिए जाते हैं एटॉमिक वेट, जो मोर कॉमन होते हैं, अगर ठीक है ना, कॉमन होते हैं उनका एटॉमिक वेट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, बाकी का तो दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ठीक है ना, तो देखते हैं हम पहले क्या देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर टेबल देख रहे हैं, एलिमेंट एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप ये सब चीजें तो आप जानते होंगे। एटॉमिक नंबर 1 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है। 2 हीलियम के लिए होता है। 3 लिथियम के लिए होता है। 4 बेरिलियम के लिए होता है। 5 बोरॉन के लिए होता है, मैं लिख ले रहा हूँ देखो। 6 कार्बन के लिए होता है। 7 नाइट्रोजन के लिए होता है। 8 ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 आपका एल्युमिनियम, 14 आपका सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आपका ठीक है ना, 17 18
आर्गोन 19, पोटेशियम, ठीक है, और आपका 20 कैल्शियम, 21 आपका स्कैंडियम। देखो मैंने क्या बोला आपसे कि एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास तो आपका जनरली आपका क्या कहते हैं सभी के तो याद नहीं कर सकते हो, कुछ कॉमन होते हैं उनके तो याद करने पड़ेंगे ना, उनके नहीं दिए जाते, कॉमन के नहीं दिए जाते। जैसे कोई भी बड़ा है उसका एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दे दिया जाता है, मगर कुछ के तुम्हें याद रखने होंगे, वो मैं बता दे रहा हूँ किन किन के याद रखने हैं। देखो ये तो सब आपको पता ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास 1, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम का कितना होता है, देखो यहाँ पर हम जनरली कहते हैं कि एटॉमिक वेट डबल होता है एटॉमिक नंबर का, मगर कुछ का वेरी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो लिथियम है, लिथियम का 6, अगर हम कहते हैं कि डबल होता है तो 6 होना चाहिए ना, मगर होता कितना है यहाँ पर 7 होता है। बेरिलियम है, बेरिलियम का तो आपका 9 होता है, ठीक है ना। बोरॉन का आपका 11 होता है, ठीक है ना। कार्बन का आपका 12 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, फ्लोरीन का आपका 18 होता है, नियॉन का आपका 20 होता है, सोडियम का आपका 23 होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, एल्युमिनियम का आपका 27 होता है, सिलिकॉन का हमें याद नहीं रखना, ठीक है ना। फॉस्फोरस का हमें याद रखना है 31 होता है, ठीक है। सल्फर सभी के याद नहीं रखने हैं, ठीक है ना। सल्फर का 32 होता है, ठीक है, मगर हमें याद नहीं रखना। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। आर्गोन का डबल होता है, पोटेशियम का याद रखना है हमें 39 होता है। देखो ये एबनॉर्मल है, ठीक है, लग रहा है कि ये 38 होना चाहिए मगर होता कितना है 39। कैल्शियम का तो आपका 40 रहेगा, ठीक है ना। स्कैंडियम इनका नहीं याद रखना, अब मैं बता दे रहा हूं आपको और किन का याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारा 22 है टाइटेनियम, वो टाइटेनियम, 23 है आपका वेनेडियम, 24 है आपका क्रोमियम, 25 है आपका मैंगनीज, 26 है आपका आयरन, 27 है आपका कोबाल्ट, 28 है आपका निकेल, 29 है एटॉमिक नंबर आपका कॉपर, 30 है आपका जिंक, ठीक है। तो अब आपको एटॉमिक नंबर तो कम से कम 30 तक तो याद ही कर लो। वैसे आप मैजिक नंबर से और क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ लोगे तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लोगे। बात आती है एटॉमिक वेट की, तो एटॉमिक वेट जनरली तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है मगर कुछ के नहीं दिए जाते हैं जिनके थोड़े बहुत याद रख लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ आयरन का 26 है, इसका एटॉमिक वेट है ना वो 56 होता है, ठीक है। अब कॉपर है, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, इसका 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। जिंक है 30, जिंक है आपका इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका हमारा जिंक का 65 एटॉमिक वेट होता है। देखिए इनको याद कर लो जो अलग से हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और आपका 47 सिल्वर होता है, सिल्वर का याद रख लो 108 होता है, ठीक है ना। बस इतने काफ़ी हैं, 30 तक तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है ना। और एटॉमिक वेट इतने याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब हम सबसे मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यूनिट कन्वर्जन में। किसमें? यूनिट कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन। मैं आपको क्या कहते हैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखो बच्चों को यूनिट कन्वर्जन भी पता होने के बाद वो डिवाइड और मल्टीप्लाई में गलती करते हैं, उन्हें ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई करें कन्वर्जन का या डिवाइड करें। तो मैं उसके लिए ट्रिक बताऊंगा और आपसे कोई भी फिर उसका यूनिट कन्वर्जन के
वजह से क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन कराते में जल्दीबाजी में बता तो दिया था, अब हम एक बार सही से देख ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या है? देखो पहले सबसे पहले प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी ऐसा ही है यूनिट क्या होगी? ऐसा ही यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं हम? पास्कल। पीए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पास्कल होती है। और भी तो यूनिट होती हैं हमारी, क्या कहते हैं? प्रेशर की यूनिट केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर एटीएम ही यूज होती है, एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो एटीएम क्या होता है वो हमारा, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है ना, अभी हमें केवल यूनिट पता होनी चाहिए और उसका कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक में ये फिजिक्स का काम है। ठीक है ना, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। देखो प्रेशर की यूनिट है ये दोनों, एटमॉस्फेयर और बार। देखो बार और एटीएम लगभग बराबर होते हैं, बराबर नहीं है। 1.01325 इसे 1 नहीं मान सकते हो आप, तो देखो एटीएम और बार लगभग बराबर है। ठीक है, अब आती है बात आपकी पास्कल। एटीएम में और पास्कल में आपको रिलेशन बनाना है। तो देखो आपका 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। जो mm ऑफ Hg है, mm ऑफ मरकरी है, ये भी यूनिट किसकी होती है? प्रेशर की। अब 76 सेंटीमीटर में करूं मैं, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, तो 76 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। और मैं टॉर में करूं तो हमें 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर ही होता है। ठीक है, तो टॉर और mm ऑफ Hg दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलो मैंने कहा था कि यूनिट कन्वर्जन की ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक क्या है यूनिट कन्वर्जन की? देखो ट्रिक कुछ नहीं है, इससे समझो आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो। आपको कन्वर्जन फैक्टर भी पता होता है कि 1 एटीएम में आपके क्या कहते हैं 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है। आपको यूनिट कन्वर्जन पता होने के बावजूद भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में फंस जाते हो। तो मैं एक बात बताता हूँ जिससे कभी भी तुम डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं फंसोगे। देखो क्या है, जैसे कि अब मैंने कहा कि 1 एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होते हैं। ठीक है ना, तो जब मैं कह रहा हूं कि आपको एटीएम से mm ऑफ Hg में जाना है तो आपको 760 का मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, आप इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हो। और कभी mm ऑफ Hg से आपको एटीएम में जाना है तो क्या कहते हैं डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, आप कंफ्यूजन में हो जाते हो इस चीज में। तो इन दोनों बातों को मैं एक ट्रिक से बता रहा हूं। देखो पहले तुम ये देख लो कि कौन सी यूनिट बड़ी है। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 एटीएम और mm ऑफ Hg, एटीएम और mm ऑफ Hg में कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आंसर ये आया कि एटीएम बड़ा है, एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम बड़ा है, एटमॉस्फेयर एक यूनिट हमारी बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू mm ऑफ Hg। देखो कैसे, एक एटीएम कितने mm ऑफ Hg के बराबर है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर है। यानी एक एटीएम 760 mm ऑफ Hg के बराबर, तो कौन बड़ा हुआ? एक एटीएम बड़ा हुआ। तो मैं क्या बताने वाला हूं, ट्रिक ये है, जब भी आपको बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है, जैसे मैं कह रहा हूं आपको एक एटीएम में कोई वैल्यू दी हुई है और आपको उसे mm ऑफ Hg में ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? तो मैं सीधी सी ट्रिक ये है कि 1 एटीएम से आपको जब भी बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप, और जब भी छोटी से बड़ी में आना है तो डिवाइड करोगे। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है ना, पहले बात को लिखो। बात क्या है
कि पहला पॉइंट लिखो, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना हो तो हम कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना हो तो हम कन्वर्जन फैक्टर का डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट इस चीज को याद रखो, कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे आप। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हो तो डिवाइड करो, जब भी बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे कन्वर्जन फैक्टर का। तो इससे कभी कंफ्यूजन। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एग्जांपल करके बताना। ठीक है। तो एग्जांपल है, मैंने कहा तुमसे हमारे पास 1520 mm ऑफ Hg प्रेशर है। अब मुझे इसे पहले ATM में कन्वर्ट करो। ठीक है। आप इसे ATM में कन्वर्ट करो, पास्कल में कन्वर्ट करो इसे। तीसरा, आप इसे टॉर में कन्वर्ट करो। चौथा, आप इसे सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करो इसे। ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करो? सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करो। तो देखो यहां से ये ट्रिक तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा, 1520 mm ऑफ Hg यानी 1520 mm ऑफ Hg दिया हुआ है मेरे पे प्रेशर, मुझे इसे ATM में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो पहले ट्रिक की बात करेंगे हम। देखो तुम्हें ये तो पता है कि कन्वर्जन, हमें mm ऑफ Hg से ATM में जाना है, तो हमें ये पता है एक ATM में 760 mm ऑफ Hg होते हैं। ठीक है। अब तुम कोई दिक्कत ये आ रही होगी, हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, समझ रहे हो ना। तो देखो हमें ये mm ऑफ Hg छोटी यूनिट होती है और ATM बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करें, छोटी से हमें बड़ी में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो देखो ATM में यूनिट निकल के आ जाएगी हमारा 1520। अब इस हमें mm ऑफ Hg को ATM में ही तो कन्वर्ट करके लाना है हमें। तो हम कितने, जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितने का? 760 mm ऑफ Hg का, 760 का। ठीक है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कितना आया आपका, ये आ गया 2 आ गया। यानी ATM में आंसर कितना आ रहा है हमारे, जो 1520 mm ऑफ Hg है ना, ये 2 ATM के इक्वल है। तो देखो मैंने ट्रिक को क्लियर करना चाहा है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है। जब भी हमें ATM से मतलब छोटी से बड़ी में आया है तो डिवाइड करना होता। अभी मैं यही क्वेश्चन आपसे ये कर देता कि आपको 2 ATM दिया हुआ है और उसे mm ऑफ Hg में ले जाओ, तो आप बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ये प्रेशर के लिए ही नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, कहीं पर भी ये लग रहा होगा ना, प्रेशर, वॉल्यूम और भी क्या कहते हैं, आपका बड़ी छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना होता है, तो वहां पे आप इसी ट्रिक को लगाना। ठीक है। अब मैं, पहला तो हो गया आपका, आपने mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे पे आते हैं हम, पास्कल में कन्वर्ट करना है आपको। किसको? mm ऑफ Hg को। तो आपको पता चल गया कि हमारा 1520 mm ऑफ Hg 2 ATM के बराबर है। किसके बराबर है? 2 ATM के बराबर है। तो अब इसे हम किस में लाना है? पास्कल में। हम जानते हैं कि एक ATM में कितने पास्कल होते हैं, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5, यानी 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ही होते हैं। तो देखो अब फिर यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन उठा, हम कहाँ पे से ATM से अब पास्कल में जा रहे हैं हम।
समझ रहे हो, एटीएम से पास्कल में जा रहे हैं। एटीएम क्या है, एक बड़ी यूनिट है, पास्कल छोटी यूनिट है, क्योंकि एक एटीएम में 1 × 10⁵ पास्कल प्रेजेंट होते हैं। समझने आया? तो इसीलिए हम एटीएम से पास्कल में जा रहे हैं, यानी बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने का करोगे, तो आपका प्रेशर कितना आ जाएगा। आप पे 2 एटीएम दिया हुआ है, 2 एटीएम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो आप कितने का इंटू कर दो, 1 × 10⁵, तो ये पास्कल में आंसर आ गया। कितना, 2 × 10⁵ पास्कल आंसर आ गया। ठीक है ना। अब मैं तीसरा पूछ रहा हूं, आपको 1520 mm/Hg दिया हुआ है और आप उसे टॉर में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो आप ये जानते हो mm/Hg और टॉर बराबर ही होते हैं। देखो यहाँ पर 1 ATM = 760 mm/Hg और क्या कहते हैं 1 ATM = 760 टॉर, तो दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर टॉर में भी आंसर कितना रहेगा आपका, 1520 टॉर ही रहेगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में जाना है आपको। ठीक है, आपको 1520 mm/Hg को किस में ले जाना है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ले जाना है। तो तुम्हें पता ही है mm, अब वही वाली ट्रिक फिर से यूज करो, mm/Hg से आपको किस में जाना है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में जाना है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए mm और सेंटीमीटर का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, मेरे को ये बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, सब जानते हैं 10 mm होते हैं, तो यानी 10 इसका कन्वर्जन फैक्टर हो गया। अब देखो तुम्हें mm/Hg से सेंटीमीटर में जाना है, mm से सेंटीमीटर में जाना है, यानी छोटी से बड़ी यूनिट में आना है आपको। तो मैंने क्या कहा, छोटी से जब भी बड़ी में आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसका, कन्वर्जन फैक्टर का। इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 10 है, 10 कन्वर्जन फैक्टर है। तो 1520 को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये mm/Hg से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 152 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। देखो पहले बताओ बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है। जब बात क्लियर हुई है तभी पढ़ाने का मतलब है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी आपको। ठीक है, अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं ये दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल, 950 mm/Hg दिया हुआ है आपको, कितना, 950 mm/Hg दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, ये जो पहले तो इसे आप एटीएम में कन्वर्ट करो। ठीक है, दूसरा इसे पास्कल में कन्वर्ट करो, तीसरा इसे सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करो। टॉर तो आप समझते ही हो, mm/Hg और टॉर बराबर होते हैं तो उसे नहीं रखते हैं। तो मुझे पहले एटीएम में कन्वर्ट करके दिखाओ। फिर से वही क्वेश्चन, ट्रिक लगाओ कि mm/Hg एटीएम में जा रहे हो, आप छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो डिवाइड करोगे। तो देखो हम पहले आंसर को करते हैं। हमें आंसर किस में हमें दिया है 950 mm/Hg। ठीक है, 950 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो एटीएम है, एटीएम में आना है आपको, छोटी से बड़ी में आना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कितने का, 760 का। ठीक है, तो कर दिया, तो ये आपका एटीएम में आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, अब हमें किस में चाहिए, पास्कल में चाहिए। एटीएम में आप पे आंसर आ गया है, पास्कल में आप लाना चाहते हो उसे। तो एटीएम बड़ी यूनिट है, पास्कल छोटी यूनिट है, तो क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 × 10⁵। तो ये आंसर किस में आ गया, पास्कल में आ गया, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है ना। अब मैं किस में चाहता हूं आपसे आंसर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में चाहता हूं। तो आप समझ रहे हो mm/Hg छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बड़ी यूनिट है। तो क्या करूंगा, छोटी से बड़ी में आना है, छोटी से बड़ी में आना है तो डिवाइड करूंगा मैं, कितने से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। 950 डिवाइड बाई 10, तो ये मेरे पे किस पे आ गया आंसर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, यानी आंसर कितना आ गया, 95 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है ना, तो क्लियर हुआ ना। हम वॉल्यूम की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या है वॉल्यूम, क्या होता है। सबसे पहली बात, वॉल्यूम सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, सभी तो एक तरीके से सभी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है।
वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब हो गई। आप जानते हो एक यूनिट लीटर भी तो होती है, ठीक है, तो ये जानते हो आप। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब में और 1 लीटर में कौन बड़ा होता है, तो इसका पहले कन्वर्जन फैक्टर पता करो तो पता चल जाएगी कौन बड़ा होता है। देखो हमारा जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, वो हमारे 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। यानी 1 मीटर क्यूब में कितने 1000 लीटर आते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, तो कौन बड़ा हुआ, मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ सुनो, अगर कहीं पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ना, डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब तो 10⁻³ लीटर के इक्वल है, मगर 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा आपके लीटर के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी लीटर और डेसीमीटर क्यूब यूनिट बराबर होती हैं, दोनों सेम यूनिट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्या आप ये बताओ 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 10⁻³ ml, यानी 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, ये सब जानते हैं। अब देखो 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 1 cc, समझ रहे हो। ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तीनों यूनिट आ जाए ना तो इक्वल ही होती हैं तीनों यूनिट। कहने का मतलब क्या है, हमारा 1 ml है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इस क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, cc भी कह देते हैं। तो ये तीनों यूनिट तीनों यूनिट बराबर होती हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर यूनिट है। ऐसे ही ml और सेंटीमीटर क्यूब भी बराबर यूनिट होती हैं, ठीक है ना। ये अभी नहीं समझ में आया होगा आपके, मैं एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। पहला आप, मैंने कहा 5 डेसीमीटर क्यूब है, क्या है, मैंने आपको एक वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम है ये 5 डेसीमीटर क्यूब। आप इसे किस में कन्वर्ट करें, आप इसे कन्वर्ट करो, पहला तो इसे लीटर में लाओ आप, ठीक है। दूसरा इसे ml में लाओ। तीसरा इसे मीटर क्यूब में ले जाओ आप, ठीक है। और मैं ये कह दूं यहीं पर, ठीक है, यहां पे मैं एक और चीज लिख दे रहा हूं, इसे cc में लाओ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। 5 डेसीमीटर क्यूब को आपको लीटर में लाना है। अभी कन्वर्जन फैक्टर सुन के आए हम कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर बात होती है। तो मेरे को 5 डेसीमीटर क्यूब दिए, तो ये क्या दिया हुआ है, आपसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। तो पहला तो हो गया 5 लीटर ही होगा, यानी 5 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 लीटर, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपके 5 डेसीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 5 डेसीमीटर क्यूब क्या है, लीटर है, और आपको ये पता है लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ट्रिक लगाओ सीधी, आपको 5 लीटर में से ml में आना है आपको, यानी बड़ी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। बड़ी यूनिट को आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, कन्वर्जन फैक्टर का। तो 5 लीटर को आपको किस में, ml में कन्वर्ट करना है। तो लीटर को के लिए कितना, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ, 5 × 10⁻³ ml। तो आपने 5 डेसीमीटर क्यूब को 5 डेसीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 डेसीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 5 डेसीमीटर क्यूब को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है 5 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 5 लीटर के इक्वल होता है। यानी हमें 5 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यानी मैंने अभी पूछा था कि लीटर बड़ी होती है या मीटर क्यूब, तो आपने कहा था कि मीटर क्यूब बड़ा है, आपने क्या कहा था कि मीटर क्यूब बड़ा है। तो अब यहाँ पे वही ट्रिक लगाओ कि लीटर से आपको मीटर क्यूब में आना है, क्या, लीटर से आपको मीटर क्यूब में आना है।
तो लीटर क्या है, छोटी यूनिट है, मीटर क्यूब क्या है, बड़ी यूनिट है। छोटी से आपको बड़ी में आना है तो क्या करोगे, डिवाइड किसका, कन्वर्जन फैक्टर का। कितना कन्वर्जन फैक्टर होता है, 1000। तो देखो 5 लीटर दिया है आपको, और इसे लाना किसमें, आपको 5 लीटर को आपको ml वो मीटर क्यूब में लाना है। तो मैं क्या कर दूं, लीटर को हटाने के लिए, मीटर क्यूब में आने के लिए, तो मैं 1000 का मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये किस में आ गया आपका, मीटर क्यूब में। तो आपका कितना आया, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यानी 5 लीटर 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल है। अब मैंने चौथी बात पूछी आपसे, सीसी में कन्वर्ट करो, सीसी में कन्वर्ट करो, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो पहले ही मैंने बता दिया, ml और सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर ये इक्वल होते हैं, यानी सीसी इक्वल होता है। तो जितना ml में आएगा वही सीसी में होता है। 5 इंटू 10 की पावर 3 ml इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 वो 5 इंटू 10 की पावर 3 सीसी। तो देखो क्लियर हो गई सारी बातें। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है आपको 4 इंटू 10 की पावर 8 ml, क्या दिया हुआ है आपको। एक और एग्जांपल ले लो, चीजें क्लियर होनी चाहिए। एग्जांपल चाहे कितने भी ले लो, मेरा तो सीधा दायित्व है कि मैं तुम्हें इस लेक्चर में पूरी चीजें क्लियर करवा के भेजूं, ठीक है। तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, ठीक है। तो 4 इंटू 10 की पावर 8 आपको दिया हुआ है ml, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 4 इंटू 10 की पावर 8 ml दिया हुआ है। अब मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे सारे। इसे आप पहला लीटर में कन्वर्ट करो इसे, दूसरा आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, चौथा आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, पांचवा आप इसे मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। समझने आया। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 8 ml और इन्हें हमें इन यूनिटों में कन्वर्ट करना है। तो करो, देखो क्या है आपका 4 इंटू 10 की पावर 8 ml दिया हुआ है आपको। अब मैं पहले इसे कह रहा हूं लीटर में कन्वर्ट करो। देखो ये मिलीलीटर दी हुई है यूनिट, और ये क्या है, लीटर बड़ी यूनिट है। तो छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो डिवाइड कर दो किसका, कन्वर्जन फैक्टर का। तो हमें पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं। तो ठीक है, हमें किस में जाना है, ml में जाना है। 4 इंटू, हमें लीटर में जाना है। 4 इंटू 10, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 4 इंटू 10 की पावर 8 हमें ml दिए हुए हैं। अब इसमें हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो ml से लीटर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, तो डिवाइड कर दो कितने का, 1000 का, ठीक है ना। 1000 का डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हमारे किस में आ गया, लीटर में आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 इंटू 10 की पावर 5 लीटर, ठीक है। अब बात आती है आपकी, आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसको, ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। तो मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर ml सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी आपके क्या है, तीनों इक्वल यूनिट है। तो 4 इंटू 10 की पावर 8 ml इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब बात आती है आपका, इसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसको, 4 इंटू 10 की पावर 8 ml को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो आप जानते हो 4 इंटू 10 की पावर 8 ml क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब है। अब तुम ये बताओ, मुझे मीटर क्यूब में आना है, मुझे किस में आना है, मीटर क्यूब में आना है। तो आप जानते नहीं हो क्या कहते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन फैक्टर कितने का हो गया, 100 का हो गया। मगर अब मैं सेंटीमीटर क्यूब से, यानी ml और सेंटीमीटर क्यूब बात है, ml से मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं, यानी सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं। क्या, सेंटीमीटर क्यूब से अब मैं मीटर क्यूब में जाना चाह रहा हूं। तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, छोटी से बड़ी यूनिट में तो 100 का डिवाइड करूंगा। मगर यहां पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कितने हो गए, 10 की पावर 6 नहीं हो गए, तो मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दूंगा। समझने आया,
आपको ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसे आपको किस में लाना है, मीटर क्यूब में। तो मैं क्या कर दूं, मीटर क्यूब में लाने के लिए मैं कितने का डिवाइड कर दूं, 10⁶, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मगर यहां पर तो 3 मीटर हमारा मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, तो हम इंटू करके 10⁶ हुआ, तो आंसर कितना आया, 4 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मिलीमीटर क्यूब में आपसे आंसर पूछना चाह रहा हूं। ये क्या 1 2, अरे मैंने गिनती, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है ना। चौथा देखो आपको क्या कहते हैं, इसको 4 इंटू 10⁸ ml को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब। 4 इंटू 10⁸ ml क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर और एमएम में क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, 10 का फैक्टर होता है, ठीक है, 10 का कन्वर्जन फैक्टर होता है। क्यूब है तो 10 की पावर यानी 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में आना है। सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है या मिलीमीटर क्यूब बड़ी है, बताओ मुझे, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है या मिलीमीटर क्यूब बड़ी है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब बड़ी है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, तो यहाँ से हम बड़ी से छोटी में आ रहे हैं, यानी बड़ी से जब भी छोटी में आएंगे तो अपनी ट्रिक याद करो, हमें मल्टीप्लाई करना है। बड़ी से छोटी में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के लिए 10 होता है कन्वर्जन फैक्टर, क्यूब है तो इंटू हो जाएगा। तो देखो हमारा 4 इंटू 10⁸ ml है, आपका क्या है, 4 इंटू 10⁸ ml है, यानी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं क्या कर दूं, बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहा हूं, तो इंटू कर दूं कितने का, 10⁻³ का इंटू कर दूं, तो ये किस में आ जाएगा मेरे पास, मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 4 इंटू 10⁸ यानी 11 मिलीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की यूनिट्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की यूनिट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या क्या यूनिट होती हैं, सबसे पहली बात तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, आप सभी जानते हो, हमारा केल्विन होती है, ठीक है। के से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, केस का सिंबल होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है, और डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है। अब आपको इनके कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको डिग्री से, मान के चलो कोई वैल्यू आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें +273 का प्लस कर देते हैं ना। तो देखो जब भी आपको केल्विन में निकालनी है टेम्परेचर की वैल्यू और डिग्री सेंटीग्रेड में दी है, तो आपको 273 से उसका प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 273 से प्लस करना पड़ेगा। ये समझने आया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये तो आपका केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब मान के चलो, अब मैं ये पूछूं आपको, क्या कहते हैं, केल्विन में वैल्यू दी है और डिग्री सेंटीग्रेड में लानी है, तो क्या करोगे, -273 कर दोगे। जब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो क्या करोगे आप, डिग्री सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में जाना है तो प्लस कर दो 273 का, तो आप में केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड लाना है तो माइनस केल्विन में से 273 माइनस कर दो, समझने आ गया होगा बात क्यों, ठीक है। अब मैं दूसरा, ये तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन हो गया। अब डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है ना। इन दोनों रिलेशनों को याद रखो, ठीक है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दूँ, मैंने मान के चलो डिग्री सेंटीग्रेड 0 रख दिया, तो आपको पता चल गया कि केल्विन में वो 273
के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बात निकल के नहीं आ गई हमारे पास कि क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो ये तो वैसे ही पता पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कैसे कैसे होता है। अब मैंने कहा आपसे मेरे पास टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। करके बताओ। तो बहुत ईजी है। क्या करना है, जब भी डिग्री सेंटीग्रेड से हमें केल्विन पर पहुंचना होता है तो प्लस क्या कर दें हम, 273 कर दें, ठीक है ना। तो केल्विन में हमें वैल्यू चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में दिए तो 27 प्लस 273 कितना हो गया? 300 केल्विन नहीं हो गया? समझने आया? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, लेना चाहो तो। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 310 केल्विन, ठीक है। 310 केल्विन। अब इस हमें डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू निकाल के दो, तो क्या करना है? माइनस करना होता है। देखो फॉर्मूले से, मैं फॉर्मूले से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है ना। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आपको निकालनी क्या है वैल्यू? डिग्री सेंटीग्रेड में निकालनी है। केल्विन में आपको 310 दिया है, तो आप क्या करोगे? माइनस 273 कर दो, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ रही है डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू? 37 डिग्री। कितनी आ रही है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में? 37 आ रही है। अब मेरा एग्जाम्पल एक और सुन लो, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है, आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप जानते हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड को यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन ये वाला लगेगा। देखो करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये कितना होता है? ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अपना, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसे मैं किस में कन्वर्ट करवा रहा हूँ आपको? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा रहा हूँ। तो करके दो मुझे, शुरू करो। देखो फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है? 37 अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू निकालनी है, माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है ना। तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे आप? देखो या तो 37 5 इंटू 9 इंटू कर दिया और प्लस 32, ठीक है। तो ये कुछ आंसर जब तुम निकाल के लाओगे डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो ये कुछ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास आएगा। सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो हम नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है? देखो आपको कन्फ्यूज़न आता होगा कि कहते हैं हम कोई भी फॉर्मूला दिया है उसमें टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में पुट करें या डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि देखो PV इज इक्वल टू nRT है, तो आपको कन्फ्यूज़न आता होगा इसमें टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करूँ या केल्विन में पुट करूँ। और एक और फार्मूला होता है फिजिक्स में, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि टेम्परेचर में क्या कहते हैं आपको केल्विन में पुट करूँ या डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर रहा हूँ इस नोट में। देखो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपको टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T से रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में आएगा। आपको किसी भी फॉर्मूले में टेम्परेचर अगर कैपिटल T की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको हमेशा टेम्परेचर किस में पुट करना है? केल्विन में पुट करना है, ध्यान रखना। और जब भी अगर आपको टेम्परेचर स्मॉल t और थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको स्मॉल t और थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करा जाएगा। समझने आया? किस में पुट करा जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे कि देखो यही एग्जांपल लो, PV इज इक्वल टू nRT है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट करा जाता है क्योंकि सिंबल किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? कैपिटल T की फॉर्म में दिया हुआ है। और ये आपको फिजिक्स में
ये इक्वेशन दी जाती है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन बताती है ये। तो इसमें ये टेम्परेचर आपको स्मॉल टी और थीटा की फॉर्म में दिया होता है। तो हमेशा टेम्परेचर किसकी फॉर्म, डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करना होता है। तो इस बात को क्लियर अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी है तो केल्विन में, थीटा और स्मॉल टी है तो डिग्री सेंटीग्रेड। ये नोट नंबर 1 हो गया अपना। नोट नंबर 2 देखो, आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में सुना होगा आपने। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है ये? द टेम्परेचर एट विच the volume of gas is equal to 0। समझने आया? इज इक्वल टू 0। वो वह टेम्परेचर जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस है ना वो 0 हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो वो क्या, कितने टेम्परेचर पर होता है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? कितने टेम्परेचर पर होता है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किस टेम्परेचर पर 0 होता है? तो वो होता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन है यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर का पूरा किस्सा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आती है आपकी हम करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी की यूनिट के बारे में देखते हैं। अब एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? सबसे तो पहली बात ये बताओ, एसआई यूनिट एनर्जी की जूल होती है, ठीक है। अब जूल होती है एसआई यूनिट। अब आपने कैलोरी भी तो सुना होगा कि एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी है, ठीक है। तो जूल और कैलोरी में रिलेशन क्या होता है आप सब जानते हो। कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ठीक है। और मोर करेक्ट माना जाए तो जो 4.1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। एग्जैक्टली इतना होता है मगर हम पुट इतना करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, आपने ये भी सुना होगा 1 जूल को 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है। ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि जो 1 लीटर एटीएम, ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। देखो कैसे, आपने थर्मोडायनेमिक्स में वर्क इज इक्वल टू -P dV पढ़ा होगा। तो प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो लीटर एटीएम यूनिट भी किसकी होती है? हमारी एनर्जी की यूनिट ही लीटर एटीएम होती है। 1 लीटर एटीएम में कितने आपके जूल होते हैं? तो 101.3 जूल होते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन वही, और यहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई भी हो जाएगी। अब आपको यूनिट कन्वर्जन में जब भी कहीं से किधर जाना हो तो आपको वही ट्रिक याद रखो। छोटे से बड़े में जा रहे हो तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे, और बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो एक और यूनिट होती है
आपने पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर, पेन खत्म हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो अब मुझे ऑर्डर बताओ कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो पहले बताओ, एक कैलोरी में 4.2 जूल प्रेजेंट है, तो कैलोरी बड़ी है या जूल यूनिट बड़ी है? तो भाई एक कैलोरी में 4.2 जूल आ रहे हैं, तो कैलोरी तो बड़ी यूनिट है। एक जूल बड़ा है या अर्ज बड़ा है? जूल बड़ा है, 10 की पावर 7 अर्ज आते हैं एक जूल में। 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल है, तो सही लीटर एटीएम बड़ा है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है, तो आपका जूल बड़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जूल में कंपेयर करोगे तो ऑर्डर लगाओ सीधा। सबसे बड़ी यूनिट लीटर एटीएम होती है, उससे छोटी कैलोरी होती है, उससे छोटी आपकी जूल होती है, उस सबसे छोटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही ट्रिक अप्लाई होगी। इसी तरीके से मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। तो देखो हम जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकल के आएगी। देखो हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप आर निकाल के लाओ। आर क्या आएगा? पी वी अपॉन एन टी। तो यानी हमारी यूनिट क्या रहनी चाहिए इसकी? लीटर एटीएम अपॉन मोल इंटू केल्विन, ठीक है। ये आर की यूनिट रहनी चाहिए, ठीक है, ये आर की यूनिट रहनी चाहिए। और हम जानते हैं लीटर एटीएम जूल के इक्वल भी कर सकते हो, क्योंकि पीवी वर्क इज इक्वल टू माइनस पीवी होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे ये, तो जूल के लीटर एटीएम को जूल के इक्वल कर सकते हो आप। और मोल इंटू केल्विन, ये आर की एक यूनिट रह सकती है। जूल की जगह हम कैलोरी कर दें तो कैलोरी भी रह सकती है, ठीक है ना। आर की ये 3 यूनिटें होती हैं। अब इसमें प्रत्येक यूनिट में आर की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। देखो आर की पहली वैल्यू होती है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में 0.0821 लीटर एटीएम मोल इंटू केल्विन, ठीक है। और ये एक और रहती है आपकी जूल में रहती है 8.314 लीटर जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और आपकी कैलोरी में रहती है आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये रहती है। अब ये आपको देखो, ये 0.0821 को ये कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी देता है, तो इसे आप 1/12 लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका 0.0821 है ना, इसे आप 1/12 लिख सकते हो। और जो 8.314 है ना, इसे आप 25/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट खत्म होती हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।